सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो आपका यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ पर जो संग्रह है दोस्तों, इसको हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पर हम पार्ट 1 में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उनको पढ़ेंगे, फिर पार्ट 2 में जितने दिए हुए हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। पवन सीरीज के प्रश्नों को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीति आयोग के तहत की गई थी? तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की जो स्थापना है ये नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई थी। तो यहाँ पर आप देखिए, नई शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1987 और 88 में डाइट बनने स्टार्ट भी हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होता है? ए आकार का, आई आकार का, ई का या फिर डी का? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, किस आकार का भवन नहीं होता है। तो जो जितने भी आकार के होते हैं मैं आपको बता दे रही हूँ। आई आकार का होता है, ई आकार का होता है, ये दोनों ही यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं। इन आकारों के होते हैं। इसके अलावा एच आकार का भी भवन होता है, इसके अलावा यू का भी होता है, टी का भी होता है, एल आकार का भी होता है और वाई आकार का भी होता है। ठीक है, और ये सब खुले आकार वाले भवन कहलाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं बंद आकार वाले। जो बंद योजना वाले होते हैं दोस्तों, इसमें आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको डी ही दिखेगा, तो ये बंद में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए बंद है चारों तरफ से। लेकिन आजकल जो इमारतें बन रही हैं वो खुली ही बन रही है मैक्सिमम। तो यहाँ पर किस आकार का भवन नहीं होता? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है, ए आकार, इसी को हम राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो बंद योजना में आते हैं जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन डी है, तो इसमें ठोस आयत, आयत या शून्य आयत, इस तरीके के आते हैं जिसमें बीच में खाली स्थान होता है और चारों ओर इमारतें बनाई जाती हैं, कुछ इस तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन आ को हम सही लगाएंगे। इस ए आकार का भवन आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक या उपयुक्त सभी? तो कैसी होनी चाहिए? ऋणात्मक होनी चाहिए, यानी कि जिस पर बच्चा लिख रहा है वो बेंच ऊंची होनी चाहिए, जिस पर बैठ रहा है वो नीची होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मातृ शिक्षक संघ MTA की बैठक माह के किस दिन कराए जाने का प्रावधान होता है? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, बुधवार या मंगलवार? तो शनिवार या फिर रविवार को। 2021 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2005 में। 2005 में इस अधिनियम को मंजूरी मिली थी और यही पूछा भी है संसद में कब पारित हुआ था। तो ये 2005 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं होती हैं व्यवहारिकता, लचीलापन, उद्देश्य केंद्रित होना या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रबंधन सहायक होता है नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में या उपयुक्त सभी में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी में। 2022 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी को क्या कहा? स्पार्क प्लग, यंत्र गतिविधि या केवल? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, गतिविधि। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो स्पार्क प्लग है, समय सारणी को विद्यालय का स्पार्क प्लग किसने कहा है? अगर ये एग्जाम में पूछता है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा प्रोफेसर BC रॉय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? प्रिक्च का, ग्रिफिक्स का, जस्टमैन का या हैम्पिल का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ग्रिफिक्स का। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? छात्र छात्राएं, शिक्षक, विद्यालय भवन या प्रधानाध्यापक? तो आप सभी लोगों को पता है कि भौतिक संसाधन जो हमें दिखते हैं, यानी कि मानव यानी मनुष्यों को छोड़ करके, जैसे कि शिक्षक, प्रधानाध्यापक, छात्र छात्रा, इनको छोड़ करके विद्यालय का भवन, विद्यालय के फर्नीचर, विद्यालय का पुस्तकालय, विद्यालय का शौचालय, जो भी चीजें आपको दिखती है, पंखा,
या स्मार्ट टीवी जो भी स्कूल में है वो सभी भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। बालिकाओं की शिक्षा की बात तो हम करते ही हैं, साथ ही महिलाओं की शिक्षा का भी इसमें हम बात करते हैं, और महिलाओं की शिक्षा की अगर बात होगी तो प्रौढ़ शिक्षा भी इसके अंतर्गत आ जाएगी, इसीलिए ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी हम इसको राइट आंसर लगाएंगे। सब देखिए सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे हुए हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है राज्य सरकार से, समुदाय से, ग्राम पंचायत से या जन प्रतिनिधियों से। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, राज्य सरकार ही अनुदान देती है। विद्यालय अनुदान कहां से प्राप्त होता है? राज्य सरकार से। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन या उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो वित्तीय संसाधन है इसके संगठन का समन्वय नहीं होता है, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों के विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए गणित विषय पर, अंतर्निहित गुणों पर, अंतर्निहित शक्तियों पर या अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा अंतर्निहित गुणों और शक्तियों पर। 2017 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार या उनकी योग्यता के अनुसार। तो राइट आंसर जाएगा उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार। अभिवृद्धि जो है यानी कि बच्चे कितने बड़े हैं, कितनी उनकी हाइट है, कितनी दूरी पर लिखने पर सही रहेगा, ये सारी चीजें देखने पर हमें पता चलता है कि उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार ही बच्चों को फर्नीचर या बेंच उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है अनुशासन, दंड, डांट फटकार या प्रशासन। तो ऑप्शन द जो है प्रशासन ये राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक कौन होता है? आप सभी लोगों को पता है बच्चों के सबसे अधिक नजदीक बच्चों की माँ होती है, तो ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है ग्राम प्रधान, और जो सचिव होता है वो होता है बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। ऑप्शन ब जो है यहाँ पर सही जगह की यहाँ पर पूछा है कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है, तो स्कूल का प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन नंबर 20 है, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को, धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की सफलता को या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंधन की सफलता को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना या नियोजन करना। तो शिक्षा प्रबंधन का जो प्रमुख कार्य है वो है नियोजन करना। ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? लॉरेंस का, पीटर एफ ड्रकर का, हैरोल्ड कीजन या फिर एफ डब्ल्यू टेलर का। ये किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन है हैरोल्ड कीजन का, और आपके इस सीरीज में इसका आंसर गलत दिया हुआ। देखिए 2021 में और 2018 में दोबारा पेपर हुआ था तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की या उपयुक्त सभी की। तो ये मैंने आप लोगों को पवन सीरीज पढ़ाते हुए भी बताया था कि अगर इस तरीके का प्रश्न आता है और उसमें उपयुक्त सभी दिया हुआ तो सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है विद्यालय के प्रबंधन में, चाहे बच्चे हों, चाहे प्रधानाध्यापक हो, चाहे शिक्षक हो। और अगर उपयुक्त सभी नहीं दिया है तो उस कंडीशन में हम केवल ऑप्शन यहाँ पर जो क दिया है प्रधानाध्यापक केवल यही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उपयुक्त सभी दिया है तो ऑप्शन द को ही चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो स्कूल हो वो गांव के बीचों बीच हो, सड़क के किनारे हो, तालाब के पास हो या गांव के समीप खुले मैदान में हो। तो गांव के बीचों बीच तो स्कूल बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि वही माहौल गांव वाला ही स्कूल में भी पहुंच जाता है। सड़क के किनारे होने पर भी बच्चों को क्रॉस करने में सड़क दिक्कत होगी, तालाब के पास होने पर भी बच्चों को खतरा होगा। तो ऑप्शन द जो है गांव के समीप खुले मैदान में होनी चाहिए ये जो स्कूल हो, विद्यालय हो, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, मानवीय प्रबंधन के घटक है विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर या शिक्षक, छात्र छात्राएं और समुदाय।
तो मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक, छात्र छात्राएं और समुदाय ही आएगा, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है, भौतिक संसाधन है, विद्यालय का बिल्डिंग, विद्यालय का लाइब्रेरी, ठीक है, उसके जो बेंच है, ये सब आ जाएंगे आपके भौतिक प्रबंधन में। क्वेश्चन नंबर 26 है, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है कठोरता, समयावधि, लचीलापन या विषयों का चयन। तो समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है इसका लचीलापन होना, यानी कि जब हम जिस सब्जेक्ट को चाहें उसको बच्चों के अकॉर्डिंग हम उस समय सारणी को आगे पीछे या विषयों को चेंज कर पाएंगे। ऐसे मान लीजिए अगर मैथ का पीरियड है, अगर बच्चे उसमें इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उस टाइम बच्चों को हम इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, बहुत कठोर नहीं होना चाहिए कि हम समय सारणी में जो एक बार हमने लिख दिया अब उसी के अनुसार चलेगा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है अध्यापकों को अनुशासित करना, छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना या समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। जब जब समुदाय का विद्यालय से अच्छा संबंध रहेगा तो समुदाय निश्चित रूप से विद्यालय का सहयोग करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। तो पंजिका यहाँ पर देखिए ऑप्शन अ में भी आपको पंजिका दिख रहा होगा, स में भी दिख रहा होगा और द में भी दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए संचयी अभिलेख दिया हुआ है और संचयी अभिलेख जो है ये बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यायाम की आवश्यकता होती है बालकों के मानसिक विकास हेतु, बालकों के शारीरिक विकास हेतु, बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु या व्यवहारिक अनुशासन हेतु। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता, एक बच्चा है जो स्कूल में साफ सफाई के साथ बिल्कुल नहीं आता, उसके कपड़े गंदे हैं, उसके नाखून बड़े बड़े हैं, उसका बाल नहीं साफ है, उसका कुछ भी, उसका जूता मोजा टाई बेल्ट सब गंदे हैं, तो ऐसे बच्चे के साथ आप क्या करोगे, उसको डांट लगा दोगे, उसको स्कूल से बाहर निकाल दोगे, उसके अभिभावकों को बता दोगे या उसे स्वच्छता के लाभ बताओगे। यानी कि बच्चे को सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि बच्चे को हम ये बताएं कि अगर तुम साफ सफाई से आओगे तो इससे तुम्हें क्या फायदा है। साफ सफाई से आओगे, तुम्हारा ड्रेस साफ रहेगा, तुम्हारे जूता मोजा सब साफ रहेगा, तो तुम्हारे और फ्रेंड बनेंगे, तुम और फुर्तीला महसूस करोगे और तुम्हें खुद अच्छा लगेगा। ये सारी चीजें बच्चों को हमें बतानी होंगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है आदेश पुस्तिका में, लॉग बुक में, सेवा पुस्तिका में या विद्यालय कैलेंडर में। तो इसे हम लिखते हैं लॉग बुक में, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2018 में दोबारा पेपर हुआ था, तो पेपर दोस्तों एक बार आउट हो गया था तो दोबारा हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए सेकेंड लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था, 1975, 1971, 1990 या 1982। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया है कि जो बेसिक शिक्षा अधिनियम है वो 1972 में आया था, ठीक है, 1972 में ही यहाँ पर इसका गठन भी हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 1972 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ किसने किया था। विद्यालयों की जो चेकिंग होती है, गुप्त शासन काल में, मुगल शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये अंग्रेजों की देन है जो स्कूलों में चेकिंग होती है, ठीक है। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में देखिए पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 आप देखिए 2018 में, 2019 में, 2021 में, 2022 में, आप सोचिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला या विद्यालय का हृदय हम किसको कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं पुस्तकालय को। ऑप्शन नंबर सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, संचयी अभिलेख पत्र में क्या होता है। संचयी अभिलेख में क्या होता है, छात्र की प्रगति का ब्यौरा, शिक्षक की प्रगति का, विद्यालय वित्त का, इनमें से कोई नहीं। तो छात्र की प्रगति के बारे में, बच्चा किस विषय में अच्छा है, कितना अच्छा है, किसमें अच्छा कर रहा है, खेल में अच्छा कर रहा है या संगीत में अच्छा कर रहा है या पढ़ाई में अच्छा कर रहा है या उसके पिछले रिकॉर्ड्स क्या है, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं संचयी अभिलेख में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है, फूल, पत्तियां, फल या मानचित्र। तो फूल, फल, पत्तियां ये सब हमें प्रकृति देती है, लेकिन जो मानचित्र है ये हम खुद बनाते हैं, तो ये प्रकृति प्रदत्त नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है,
कलरव, मंजरी, वर्तिका या फिर रेनबो। ऑप्शन आ जो है कलरव, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है भ्रमण से, प्रश्नोत्तर से, निबंध से या रंगोली से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, भ्रमण से। घूमने से बच्चे किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छे से सूक्ष्म अवलोकन कर पाते हैं, यानी कि उसको ध्यान से देख करके, उसका अवलोकन करके उसके बारे में बच्चे बता पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं सामाजिक क्रियाकलाप, सहयोगी क्रियाकलाप, मनोशारीरिक क्रियाकलाप या पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप करवाना बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल, संगीत, हर चीज होना चाहिए स्कूल में। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान क्या कहलाता है? खेल कॉर्नर, लर्निंग कॉर्नर, कक्षा लाइब्रेरी या मैजिक कॉर्नर। तो इसे हम कहते हैं लर्निंग कॉर्नर। ऑप्शन ब जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक अवसर प्रदान उपलब्ध कराती हैं, खेलने के, पढ़ने के, अभ्यास करने के या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा, अभ्यास करने के। 2018 में आप देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में पारित हुआ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बाद ही बेसिक शिक्षा समिति का गठन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था है SCERT, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, ब्लॉक संसाधन केंद्र या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो राइट आंसर है डायट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है ये जिला स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था होती है, जहां पर शिक्षकों को बराबर ट्रेनिंग दी जाती है और भी बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है शिक्षक डायरी, मूल्यांकन योजना, समय सारणी या इकाई योजना। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, समय सारणी, टाइम टेबल। क्वेश्चन नंबर 45 है, विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए कठोर, लचीली, अपरिवर्तनीय या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय की समय सारणी होनी चाहिए लचीली, जिसको हम परिवर्तित कर पाए अपनी आवश्यकता के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने विभाग होते हैं? तो 7 विभाग होते हैं। ऑप्शन द जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1980, 1985, 1990 या 1992। तो राइट आंसर है 1985, 1985 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने, मान्यता देने का कार्य कौन करने वाली संस्था कौन है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और यही बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? 1964, 1965, 1960 या 1957। तो दोस्तों राज्य शिक्षा संस्थान जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में है, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, 1 फरवरी 1964। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, NCTE का गठन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था 1995 में। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? तो कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाएं पढ़ती हैं। तो ऑप्शन बा जो है 8 तक ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है? तो ये सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, सब पढ़े सब बढ़े। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। ये हर एक विद्यालय में आप देखोगे, खासकर प्राइमरी के उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सभी स्कूलों में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, मानवीय संसाधन नहीं है, बालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक या श्यामपट्ट। तो इसमें जो मानवीय संसाधन नहीं है वो है यहाँ पर श्यामपट्ट। ठीक है, ये क्या है? भौतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 54 है, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए होता है, इसका संक्षिप्त नाम क्या है? BRC, URC, इनमें से दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसे हम कहते हैं URC। ठीक है, अर्बन। और जो BRC होता है ये ग्रामीण के लिए होता है,
जिसे हम ब्लॉक संसाधन केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो ये प्रश्न आप जानिए बिल्कुल आउट है, जो हर साल आप देखोगे एग्जाम में पूछा ही गया है। देखिए 2020 में भी पूछा हुआ है, 18 में, 19 में, 21 में, 22 में देखा था आपने, देखिए 20 में पूछा है। 20, 21, 22 तीनों सालों में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 56 है, एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी? 1962, 1973, 1989 या 1992? तो एनआईओएस की जो स्थापना है ये हुई थी 1989 में, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 57 है, सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया था? दिसंबर 2004, दिसंबर 2005, दिसंबर 2003 या दिसंबर 2006? दोस्तों देखिए यहाँ पर पूछा है कि लोकसभा में ये लाया कब गया था, पारित कब हुआ था, ये नहीं पूछा है। तो लाया गया था दिसंबर 2004 में और ये पारित हो गया था 12 अक्टूबर 2005 से ये अधिनियम लागू हो गया था देश में। ठीक है, तो यहाँ पर 12 अक्टूबर 2005 से ये देश में लागू हो गया था। तो लाया कब गया था? दिसंबर 2004 में ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? प्रयागराज, इलाहाबाद में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 59 है, बाल गणना पंजिका है विद्यालयी अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख या सामाजिक अभिलेख? तो ये क्या है? विद्यालयी अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं दोस्तों, ये मुख्य रूप से आप देखोगे तो प्राकृतिक आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसको इस तरीके से पूछना चाहिए था कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में मुख्य रूप से बाढ़, तूफान, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, बाढ़, तूफान आप देखोगे, और भूकंप भी देखने को मिलता है प्राकृतिक आपदा में, हिमस्खलन, इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, ये सब हमें देखने को मिलता है प्राकृतिक आपदाओं में। और जो मानव जनित आपदाएं होती हैं इसमें मुख्य रूप से आप देखोगे कहीं पर बम फट गया, कहीं पर परमाणु परीक्षण किया गया, तो ये सब जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो ये सब मानव जनित आपदाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से पूछना था कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोगों ने टोटल 60 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट किए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको सारे के सारे आठों के आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलते हैं हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं ऐप के बारे में। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर आप नोट कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल से बने रहिएगा। आप लोग के लिए क्लासेस लेकर के आती रहूंगी और जो आप लोग की तैयारी है उसको बेहतर कराती रहूंगी। जय हिंद दोस्तों।